लेट्स फाइट बयानबाजी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सैपलिंग डायलॉग कार्यक्रम में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के विस्तार और चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये 2 दिवसीय आयोजन सेक्टर की समस्याओं को समझकर उनके समाधान निकालने के लिए अहम मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत को वैश्विक फूड बास्केट के रूप में स्थापित करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है, जिससे रोजगार, खाद्य अपव्यय कम करने में मदद मिलेगी। साथियों, आज सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के द्वारा आयोजित सैम्पलिंग के इस 2 दिवसीय डायलॉग में, पॉलिसी डायलॉग में आप सबका, तमाम मेरे मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ, जिसमें गुजरात सरकार का भी विशेष सहयोग रहा है, हम लोगों ने ये 2 दिवसीय पॉलिसी डायलॉग ऑर्गेनाइज किया है ताकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी वर्टिकल्स हैं उसको कैसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करके, इसके माध्यम से जो चैलेंजेस हम लोग के सामने आते हैं, जो बॉटल नेक्स्ट हम लोग के सामने आते हैं, कैसे उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि इस सेक्टर को कैसे विस्तार दिया जा सके। जनता दल के सांसद संजय कुमार झा ने विपक्षी इंडिया गठबंधन को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा, इंडिया अलायंस कोई गठबंधन नहीं है। इनमें सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते और लड़ते हैं। इंडिया गठबंधन में डीएमके भी आई थी, लेकिन आज वह कहां चली गई। इंडिया गठबंधन केवल स्वार्थ से भरा हुआ है, इन्हें जनता ने नकार दिया है। संजय कुमार झा ने आगे कहा कि इस गठबंधन का कोई ठोस राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है और इसका उद्देश्य केवल केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का विरोध करना है। इनका देश के लिए कोई एजेंडा नहीं है, इन्हें केवल एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। देखिए, इंडिया अलायंस में जिस दिन, मैं पहले भी बोला हूं, जिस दिन नीतीश कुमार जी सब जगह घूमे थे, आप लोग सबको ध्यान होगा, और हम लोगों ने देखा ये अलायंस कोई अलायंस नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ रहता है। अभी डीएमके पार्टी कहां चला गया? इंडिया अलायंस में आए थे वो लोग, साथ में चुनाव लड़े, सरकार किसी और के साथ बना ली तमिलनाडु में। जो हाल हुआ है बंगाल में, मैंने कहा भी कि नीतीश कुमार जी को एक बार चला था ये कि इसमें कन्वीनर बनाने की बात। जो बंगाल में है, जो आज देखता है कि सबसे ज्यादा स्पीड पकड़ी हुई है इंडिया अलायंस में, वही सबसे बड़ा जो नहीं बने नीतीश कुमार, उसके लिए सारा मूव की। आज कांग्रेस के नेता देखते हैं जाति जनगणना पे बोलते हैं। नीतीश कुमार जी और कराए यहां पर बिहार में, आप लोगों को ध्यान होगा, और इसी के खिलाफ जो इंडिया अलायंस में बैठी हुई है टीएमसी के नेता, बॉम्बे के मीटिंग में जातीय जनगणना नहीं, उसके खिलाफ बोल रही थी बैठकर। कांग्रेस कुछ नहीं बोल रहा था। इसलिए ये अलायंस कुछ नहीं, स्वार्थ से भरा हुआ है। इन लोगों को पता है, इनका कुछ रिजल्ट देख रहा है ना स्टेट वाइज, जनता ही रिजेक्ट कर दी है। तो अपने स्वार्थ में बैठ करके एक दूसरे के खिलाफ करना, इनका देश के लिए कोई एजेंडा नहीं। एक होता है ना देश में, ये हम करना चाहते हैं। इनको सिर्फ एनडीए और नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, इसके लिए सब इकट्ठा हो गया। टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसद। राजस्थान में कथित फर्जी बीज रैकेट मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जिसमें राज्य की एसीबी द्वारा एक अधिकारी सहित 5 लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि ये कार्रवाई उसी सरकार के तहत हो रही है और एसीबी ने स्वयं मामला दर्ज किया है। जिस व्यक्ति को निदेशक पद पर नियुक्त किया गया था, उसे कथित रूप से इनपुट जुटाने के लिए लगाया गया था।
लेकिन अब आरोप है कि उसी प्रक्रिया के दौरान करोड़ों रुपए के लेन देन सामने आए हैं। ये पैसा किस उद्देश्य से लिया गया, किसे लाभ पहुंचाया गया और भुगतान की पूरी श्रृंखला क्या थी, जिसकी जांच एसीबी कर रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और यदि नए तथ्य मिलते हैं तो वे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा करेंगे। उनकी सरकार है, एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है। किरोड़ी जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने इनको डायरेक्टर बनाया और इनपुट लेने के लिए बनाया। अब उसने इनपुट में से आउटपुट निकाल लिया तो वो एसीबी जांच करेगी कि करोड़ों रुपए क्यों ले रहा था, किस बात के ले रहा था, क्या उनको फायदा दे रहा था, किसके लिए ले रहा था, कहाँ तक दे रहा था। ये सब चीज़ें एसीबी की जांच में आ जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा मुझे लगता है। अगर फिर भी इसमें और कोई तथ्य हमारे पास में आते हैं तो एक दो दिन में हम लोग तथ्य जुटा रहे हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सबको बताएंगे। वो तो उनका काम है, वो तो डेली कहते हैं। छोड़ा भी था 12 महीने, फिर वापस ले लिया, वो तो उनका काम है। मैं पद छोड़ने देने की बात ही नहीं कर रहा। ये केस क्लियर है कि सरकारी एजेंसी एसीबी ने, जो मुख्यमंत्री के अधीन है, उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया है। उन्होंने मुलजिमों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 2 करोड़ 33 लाख रुपए उनसे नगद बरामद किए हैं और किरोड़ी जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने इनको इनपुट देने के लिए मार्केट में, प्रदेश में छोड़ रखा था। तो अब ये इनपुट क्या मिला, क्या आउटपुट निकला, किसके पैसे हैं, किसको दे रहे थे, क्या कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हैं। एसीबी मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने अपनी हिसाब से दर्ज की है तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम देखते हैं इसमें और कोई बात आएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के पास तीसरा राज्यसभा सांसद चुनने के लिए आवश्यक संख्या से 8 से 10 विधायक कम हैं। इसके बावजूद उसने अपने तीसरे उम्मीदवार का नामांकन दाखिल किया है। जीतू पटवारी ने कहा ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और भाजपा लोकतंत्र का चीरहरण करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया था। आज एक बहन को अवसर मिला कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे कि महिलाओं की ताकत को, उनकी भागीदारी को, उनकी जिम्मेवारी को निभाने के लिए पार्टी के निर्णय को कांग्रेस के विधायकों ने बल दिया। तब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत कम है, उसके बाद भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। तो उस सोच को कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की इनकी सोच को किस तरीके से खोखलापन था, राजनीति थी, देश को गुमराह करना था, वो एक आज स्पष्ट हुआ। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अभी कुछ दिन पहले आह्वान किया और 5 बातें कही जिससे रुपये का अवमूल्यन न हो, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो, अर्थव्यवस्था सुधरे, देश संकट में, इसके लिए देश के सामने गुहार लगाई। एक तरफ देश संकट में आर्थिक रूप से इसकी गुहार है और दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे, विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका लोकतंत्र की हत्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 2 चरित्र एक साथ सामने आया है। ये सामूहिक निर्णय बीजेपी ने लिया, केंद्रीय नेतृत्व से पूछ के लिया, बहुत मंथन के बाद लिया कि 10 विधायक कम है, उसके बाद भी हम तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और कांग्रेस और अन्य निर्दलीय विधायकों का आर्थिक रूप से या अन्य तरीके से प्रलोभन देंगे या डराएंगे और फिर उनका वोट लेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र लगातार बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट, तीसरी बार विधायकों की खरीद पर उसका प्रयास, ये भावना आपको समझना चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल और देश की राजनीति को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए कहा कि दोनों नेताओं की भूमिका और योगदान को एक समान नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का कार्य किया, जबकि मौजूदा सरकार के तहत लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठते रहे हैं। जनता का दृष्टिकोण
समय के साथ बदलता है और इतिहास में नेताओं का मूल्यांकन उनके कार्यों के आधार पर किया जाता है। देखिए, लंबा कार्यकाल जो है, लंबा कार्यकाल, उससे कोई देश को फायदा हुआ है क्या? पंडित नेहरू से ज्यादा मैंने एक दिन प्रधानमंत्री कुर्सी गर्म की, उससे क्या होता है? पंडित नेहरू ने देश के लिए जो कार्य किया है, कोई तो देश आज है ना आपने क्या किया है। 12 साल में नेहरू जी ने जो किया है वो आज भी देश देख रहा है। आप 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले सके। नेहरू ने इस देश के लिए जो कुर्बानियां दी है, जो त्याग किया है, अपनी संपत्ति भी दान की, सब कुछ किया नेहरू जी ने। तो आप सिर्फ 12 साल से ज्यादा, नेहरू 12 साल से, मैं 13 साल रहूंगा, मैं 14 साल रहूंगा। उम्र तो सबकी बढ़ती है, ये धरती की भी उम्र बढ़ती है, देश की उम्र बढ़ती है, देश की स्वतंत्रता की उम्र बढ़ती है, सबकी उम्र बढ़ती है। मोदी की उम्र बढ़ गई। मोदी ने ये भी कहा था कि जब मैं 75 साल का होऊंगा तो मैं पदों त्याग करूंगा। 20 टीएमसी सांसदों द्वारा एनडीए में शामिल होने के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपे जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फूट पड़ने लगी या फूट डाली जा रही है। भाजपा को कितना लालच है और उसे कितनी सत्ता चाहिए। इनकी सत्ता का लालच खत्म ही नहीं होता है। जनता ने चुने हुए सांसदों को भाजपा के खिलाफ जनादेश दिया था और विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भाजपा का उद्देश्य विपक्ष मुक्त भारत बनाना है और कई मतदाताओं का बड़ा हिस्सा विपक्ष की ओर झुका हुआ है। या फूट डाली जा रही है। सवाल इस बात का है कि जो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है, उसको सत्ता का कितना लालच है, उसको कितनी सत्ता चाहिए, उसको कितना पावर चाहिए। उसकी सत्ता की लोलुपता, उसकी जो सत्ता की लालच है वो खत्म ही नहीं होता है। अरे भाई, आप एक चुनाव जीत गए, टीएमसी को रहने दीजिए, जब तक एक पार्टी को तोड़ेंगे नहीं। अब यही टीएमसी वाले जो हैं वो उनकी आंखों के तारे बन जाएंगे। कल तक यही टीएमसी वाले घोटालेबाज थे, धोखेबाज थे, कट मनी लेते थे, ये वो। तो अब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आकर गोता लगाएंगे, गंगा जल से छिड़के जाएंगे और बीजेपी ज्वाइन करके वाह वाह हो जाएगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि चुने हुए सांसद या चुना हुआ कोई भी प्रतिनिधि, आप जनता के मैंडेट पर चुनकर आए थे और जनता ने आपको भाजपा के खिलाफ मैंडेट दिया था। आप उस मैंडेट के तो सम्मान कीजिए। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है, उनका घटक दल बनना है या उनका समर्थन करना है, तो आप चुनाव अब जाइए, लड़िए, फिर से रिजाइन करिए अपनी सीट से। आपका मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। अब वो ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, प्रलोभन से, सत्ता के लोलुपता में या संस्थानों के भय से वो क्यों जा रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा क्यों है कि बीजेपी हर जगह विपक्ष की पार्टियों को निगलना चाहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर जारी बातचीत और प्रतिबंधों पर कहा कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है, हमें 1-2 दिन में कम से कम कुछ अंदाजा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सब ठीक चल रहा है। ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह प्रभावी है और इसका व्यापक असर दिख रहा है। ट्रंप ने कहा, नाकेबंदी 100% लागू है, हमारी नाकेबंदी से कुछ भी अंदर नहीं जा पा रहा है, न तेल, न कमाई, न कुछ और। We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade. युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के भारतीय टीम में चयन पर पूर्व कप्तान कपिल देव ने उनकी प्रतिभा की खुलकर सराहना करते हुए कहा कि वैभव सूर्यवंशी एक असाधारण टैलेंट है और उन्हें खेलते देखना बेहद शानदार अनुभव रहा। उनका करियर अभी शुरुआती दौर में है और आगे लंबा सफर तय करना बाकी है, जिसमें लगातार मेहनत और अनुशासन की जरूरत होगी। यदि वे खुद को फिट रखते हैं और जमीन से जुड़े रहते हैं तो आने वाले समय में वे भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे बन सकते हैं।
नहीं, आई थिंक बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत अच्छा लगा जितना भी थोड़ा बहुत मौका मिला IPL में देखने का, इसको खेलते हुए बड़ा अच्छा लगा। अभी बहुत सफ़र लंबा है। हाँ, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उसके हुनर इतना है कि बहुत कम बच्चे खेल पाते हैं इस लेवल की क्रिकेट का। जस्ट वांट टू से गुड लक टू हिम, अपने आप को संभाल के रखें तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि अभी तो ये ज़िंदगी शुरू हुई है। बयानबाजी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting